साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आजकल पूरे देश में, मीडिया में, पूरे दुनिया में ट्रेड वार की चर्चा बहुत जोरों पर है। उसी पर कुछ हम अपनी भी विचार प्रकट करेंगे। इस वार की शुरुआत अमेरिका ने किया है। अमेरिका बहुत बड़ा देश है, बहुत धनी देश है, बहुत शिक्षित देश है, लोकतांत्रिक देश है। सारे आज के देश में नंबर 1 है अमेरिका पूरी दुनिया में। हर चीज के मामले में, हर पैमाने पर वो अपना खरा है। उसी ने शुरुआत किया है। इस ट्रेड वार में अमेरिका का अपना हित हो सकता है, या अमेरिका ने एक सोची समझी चाल के तहत ट्रेड वार का मामला सामने लाया है। ट्रेड वार में उसने चाइना को घसीटा है, क्योंकि चाइना और अमेरिका, चीन और अमेरिका का ही सबसे ज्यादा व्यापार होता है। निर्यात आयात का व्यापार जो है चीन और अमेरिका में सबसे ज्यादा है, अन्य देशों से बहुत ही सीमित मात्रा में। तो अन्य देशों पर उसने टैरिफ लगाया भी नहीं है। अभी उसे 3 महीने के लिए रोक लगा दी है, और अन्य देशों पर वो टैरिफ बढ़ाएगा भी तो बहुत मामूली बढ़ाएगा, क्योंकि उसका कोई इम्पैक्ट या प्रभाव जो है अमेरिका पर नहीं पड़ना है अन्य देशों से। चाइना बड़े पैमाने पर आयात और निर्यात करता है तमाम देशों को दुनिया के, तो उस पर प्रभाव पड़ना ही है। अब अमेरिका और चाइना और रशिया, ये 3 देश ही जो है सबल देश हैं। यही 3 नंबर 1 के देश हैं, या 1, 2, 3 की श्रेणी में आते हैं। रशिया का इस ट्रेड वार से फिलहाल कुछ नहीं संबंध है। चाइना अकेले ही अमेरिका से 2-2 हाथ करने या जोर आजमाइश करने में सक्षम है। इसलिए दोनों ट्रेड वार में टैरिफ बढ़ा रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे के ऊपर टैरिफ बढ़ा रहे हैं और लड़ाई छिड़ी हुई है। परंतु इसमें एक निर्णायक मोड़ अवश्य आएगा। हर मामले में एक निर्णायक मोड़ आता है। अब जब निर्णायक मोड़ आता है तभी मामले का फैसला होता है। तो एक निर्णायक मोड़ तो आना ही आना है, और कोई हारेगा कोई जीतेगा। तो जो शुरुआत करता है लड़ाई की वही हारता है। ये भी एक व्यवहारिक नियम है। अमेरिका ने इस वार को शुरू किया है, और अमेरिका अपना नंबर 1 की पोजीशन बनाए रखना चाहता है। इसलिए वो चाइना को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है अमेरिका से ज़्यादा व्यवस्थित, मजबूत और तथ्यों पर आधारित है। भारत का कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, भारत जो है पूरे विश्व के अमेरिका, चाइना और रशिया के मुकाबले कहीं स्टैंड करता है। ये फ्रांस है, ये और अन्य देश हैं। अब स्टैंड नहीं करता है तो उसका लड़ाई में कोई भाग लेने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। दूसरी चीज, भारत की सिचुएशन, भारत की मोनोपोली, भारत की अपनी अर्थव्यवस्था अलग किस्म की है। उसमें किसी अन्य देश से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। जैसे भारत ने जातियां बना रखी हैं। कुछ जातियां जो हैं काम करती हैं, खेती गृहस्थी, मजदूरी, सामान निर्माण छोटे लेवल पर, और घरेलू कॉटेज उद्योग जिसको कहते हैं, उससे काम चलता रहता है। और उसको बहुत सारा जो है समस्याएं झेलनी नहीं पड़ती।
जातियों को बांटने का उद्देश्य भी यही है। जातियों में बांटने का उद्देश्य भी यही है कि ब्राह्मण जो है विद्वान होता है, वो और भी सारी चीजें हैं, तो वो विद्वता का काम संभालता है, शिक्षा का काम संभालता है, वो चाहे संभाले और चाहे ना संभाले, लेकिन ऐसा है प्राविधान। और क्षत्रिय जो है वो सुरक्षा का काम संभालता है, जमीन भी उसी के पास है। बाकी जो पिछड़ी जातियां हैं वो खेती गृहस्थी रोजगार और छोटे मोटे ये जो बढ़ई लोहार और फलाव ठेका ये सब करते हैं। दलित जो है वो सफाई और ये उसका काम करते हैं। तो ये बटा हुआ है, तो इससे अर्थव्यवस्था जो है उस पर कोई आंच नहीं आनी है। जिसका जो काम है वो करता रहता है। दूसरी व्यवस्था जो है धर्म की है। धर्म में मंदिर है, ये है, वो है, रीत है, रिवाज है, ढोंग है, पाखंड है, आडंबर है, जो चलता रहता है। उससे अर्थव्यवस्था जो है लिक्विड हो जाती है। एक पैसा दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, तीसरी से चौथा जगह। तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी मतलब पैसे का बहना या कह लीजिए गतिशीलता वो रहती है, तो इकोनॉमी जो है खराब नहीं होती। तो उसमें वैसे भी इकोनॉमी खराब नहीं होती है। तीसरी चीज ये है कि कोई ऐसा हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं है जिससे हमें निर्यात करने की नौबत आए। छोटे मोटे सामान जैसे ये झालरें हैं, बिजली की मूर्तियां हैं, तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो इस तरह की नहीं है जो दूसरे देश के ऊपर निर्भर है। और हमारा देश इतना समृद्ध भी नहीं है, हम समृद्ध भी नहीं होना चाहते हैं, और हमारे अंदर एक ऐसी कोई चाह नहीं है कि हम दुनिया के शीर्ष पर पहुंच जाएं। तो वो भी चीज नहीं है जो कंपटीशन के लिए आवश्यक है। तो हमारा कोई किसी से कोई कंपटीशन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ एक आदमी 100 रुपये में गुजारा कर लेता है और दूसरा आदमी 10 लाख में गुजारा करता है, 1 करोड़ में गुजारा करता है। भाई एक आदमी का खर्चा जो है वो कुछ नहीं है, दूसरे का खर्चा बहुत ज्यादा है, तो वो समानुपातिक रूप से जो है बढ़ जाता है। ये एक अनोखी अर्थव्यवस्था है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया की एक अनोखी अर्थव्यवस्था है भारत की, जो जातियों पर आधारित है, धर्म पर आधारित है और ढोंग पाखंड आडंबर पर आधारित है। हम इतने साधुओं को बैठा करके खाना खिलाते हैं और उनके बकवास सुनते हैं, ये क्या कम है? ऐसा कोई भी देश नहीं करता। चाइना अगर इतने साधुओं को, करोड़ों साधुओं को बैठा के खाना खिलाने लगे तो उसकी अर्थव्यवस्था तो दूसरे 1 महीने के अंदर ही बैठ जाएगी। हम तो वो भी काम करके दिखाते हैं। तो हमारी अर्थव्यवस्था एक अनूठी अर्थव्यवस्था था। हमें ये टैरिफ से कुछ भी लेना देना नहीं है। टैरिफ का क्या प्रभाव है? तमाम जो है पोस्ट आ रहे हैं, तमाम लोग जो वो कर रहे हैं कि टैरिफ 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 जैसे हवा हो गया। भारत के लिए तो टैरिफ का कोई मतलब ही नहीं है। हम तो आयात कर लेते हैं, जिस चीज की जरूरत है हमें आयात कर लेते हैं। कोयले का भंडार है यहाँ, बिजली बनाना है, खनिज पदार्थ हैं, हम उनको दूसरी जगह निर्यात कर देते हैं। तो महंगा बिके या सस्ता बिके, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। तो हमारी अर्थव्यवस्था एक अनूठी अर्थव्यवस्था है। इसमें सभी की हिस्सेदारी नहीं है। कुछ कमाने वाले हैं, कुछ खाने वाले हैं, तो व्यवस्था गड़बड़ नहीं होती है। जब सभी कमाने वाले हैं और निर्यात बहुत ज्यादा होता तो अर्थव्यवस्था हमारी गड़बड़ हो सकती थी, या टैरिफ का दबाव हम पर पड़ सकता था। हमारे साथ टैरिफ का कोई दबाव ही नहीं है। हम न कुछ बनाते हैं न बेचते हैं, हम तो फ्री स्टाइल में रहते हैं। हमारा पैसा, हमारे इतना बड़ा देश है कि पैसा यहीं घूमता रहता है।
कभी मंदिरों में, कभी थोड़ा बहुत खेतों की तरफ चला गया, कभी ऐश की तरफ चला गया, कभी कुछ हो गया। तो हमें पैसे की जरूरत इसलिए भी नहीं है, या हमारी अर्थव्यवस्था कि हम विकसित नहीं है और न कभी हम विकसित हो पाएंगे। हम विकासशील हैं, विकासशील में हम संतुष्ट हैं और विकासशील ही रहेगा। एक उदाहरण दे आपको, लोहे की खदानें भारत में हैं और लोहे की फैक्ट्रियां जो है चाइना में। एक दो नहीं, 2010 का आंकड़ा हम दे रहे हैं, इधर का तो आंकड़ा हमारे पास नहीं है। 8,000 स्टील की फैक्ट्रियां चाइना में हैं। वो लोहा की खदानों से अयस्क, जिसको खनिज कहते हैं, वो हम निर्यात करते हैं चाइना को बहुत सस्ते दामों पर, और वो उसको बना करके महंगे दामों पर बाहर भेजता है। हमें लोहे लक्कड़ से कोई मतलब नहीं है। हमें तो मूर्ति की पूजा करने को मिल जाए, भगवान सारा भी है। जो भगवान के संपर्क में रहता है उसको भगवान खूब देते हैं। मुफ्त का बैठे बैठे अगर उसको खाने को मिलता है, या उसका रोजगार चलता है, या उसका होता है, तो वो क्यों काम करेगा? वो काम ही नहीं करेगा भाई। काम करने की जरूरत ही क्या है? अब सवाल ये है कि हम मंदिर की टेक्नोलॉजी जो है, और ये धर्म की टेक्नोलॉजी, साधुओं की टेक्नोलॉजी, हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है, हम इसका निर्यात नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग व्यवस्था है, और ये निर्यात कोई भी आयात नहीं करेगा। इस टेक्नोलॉजी को जो मेरे पास है, साधुओं वाली टेक्नोलॉजी, देखिए क्या कहते हैं, किस तरह से रहते हैं, मोटे तगड़े हेल्दी, और कहने को साधु हैं। सारा एनर्जी फूड खाते हैं वो, सारी जो है घी दूध दही पता नहीं क्या क्या मिठाई और ये जितनी जो है एनर्जी की चीजें हैं वो खाते हैं। किसान जो है जो पैदा करता है उसी में थोड़ा बहुत खा लेता है और खा करके अपना काम करता रहता है। तो साधुओं को काम करने की जरूरत ही क्या है जो उन्हें मिल रहा है आसानी से। तो ये साधुओं की टेक्नोलॉजी, मंदिरों की टेक्नोलॉजी और तमाम टेक्नोलॉजी है यहाँ, ढोंग पाखंड आडंबर की टेक्नोलॉजी। तो इन टेक्नोलॉजी का हम उपयोग करके आपस में ही बांट कर खाते रहते हैं, और हमें निर्यात से और आयात से कुछ भी लेना देना नहीं है। नेहरू कहा करते थे कि बड़े बड़े उद्योग हम अपने देश में लगाएंगे, विदेशों में बड़े बड़े उद्योग हैं, ये उद्योग ही हमारे मंदिर हैं। हमें पत्थर के मंदिरों से कुछ नहीं लेना देना है, ये उद्योग हमारे मंदिर हैं, ये बिजली के प्रोजेक्ट हमारे मंदिर हैं, ये इंजीनियर हमारे मंदिर हैं, हमारे पुजारी हैं, ये डॉक्टर हमारे पुजारी हैं, ये जो एक समृद्ध ग्रुप है वो हमारा पुजारी है। उसकी आवश्यकता है हमको, न कि हमें जो है ये ढोंग पाखंड आडंबर की टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। तो ढोंग पाखंड आडंबर की टेक्नोलॉजी एक अनूठी टेक्नोलॉजी है यहाँ, और उससे देश की अर्थव्यवस्था चलती है और स्पष्टता चलती है। ज्यादा कुछ हुआ तो सरकार ने जो है किसान बिल ले आया, मतलब किसानों को भी उस टेक्नोलॉजी में शामिल कर लो जो टेक्नोलॉजी उनकी है। किसान जो है संभल गए, उन्होंने कहा इस टेक्नोलॉजी में हमको नहीं जाना है आपके, और हमें चाहिए, और वो मामला साल 1.5 साल चला, उसका इम्पैक्ट कुछ भी नहीं पड़ा। इसलिए नहीं पड़ा कि ये धरती इतनी उपजाऊ है, इतना अनाज पैदा होता है कि दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश की खाने को मिल जाता है। खाना प्राथमिकता है, पहली आवश्यकता है आदमी की, और ये खाना चलता रहता है तो बाकी किस चीज की चिंता है? कपड़े की चिंता है। तो एक किसान ही इतना रुई पैदा कर देता है, और ये जुलाहे वगैरह बूंद देते हैं, कपड़े तो पहनते हैं कपड़े, बाकी जो है हम आयात कर लेते हैं बड़े बड़े लोगों के लिए।
दूसरे देशों से। तो हमारी टेक्नोलॉजी एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है और हमें कुछ टैरिफ से लेना देना नहीं है। और ये टेक्नोलॉजी बरसों से चली आ रही, पुश्त दर पुश्तों से चली आ रही है। तो इस टेक्नोलॉजी को छिन्न भिन्न होना इतना आसान नहीं है। इन साधुओं को निर्यात कर दीजिए ना, उस पर कोई लोगों की प्रतिक्रिया ही नहीं आई। इनको दूसरे देशों में भेज दीजिए, अफ्रीकी देशों में भेज दीजिए, मुफ्त का भाषण देते हैं। और अगर कोई एक शब्द कहता है तो उसको कहते हैं कि वहां पेशाब करके थूक आओ, उनकी गर्दन काट लाओ, उनकी जीभ काट लाओ, हम इतना रुपया, लाखों में रुपया देते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी जब चल रही है तो फिर क्या दिक्कत है। और इस टेक्नोलॉजी को वर्तमान में बढ़ावा दिया जा रहा है। ये और खुशी की बात है कि ढोंग पाखंड आडंबर की टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा रहा है। और ये इससे अच्छी और खुशी की बात क्या हो सकती है। और रूलिंग पार्टी, शासक पार्टी का प्रधान एक एक महीने जो है धर्म के कर्म में लगा रहता है। और नेहरू रोते रहते थे हमेशा कि हमारे यहाँ टेक्सटाइल की फैक्ट्रियाँ नहीं है, हमारे यहाँ हेवी इंजीनियरिंग की फैक्ट्रियाँ नहीं है, हमारे यहाँ बिजली के बड़े बड़े, एक भी बिजली का पावर हाउस इस देश में पिछले 10-15 सालों में नहीं लगा। फ्रांस जैसे देश में 50 एटॉमिक पावर हैं, जबकि भारत जैसे विशाल देश में 5 एटॉमिक पावर है। और उसकी बिजली जो है उपयोग में इसलिए नहीं आती कि अगर उसको उपयोग में लाया जाएगा तो जो हमारे पास स्टार्टअप पावर नहीं रहेगा। अगर ग्रिड फेल कर गया तो हम बिजली कहाँ से लाएंगे ग्रिड। ये टेक्नोलॉजी समझने की जरूरत ही नहीं है सरकार को कि बिजली की क्या टेक्नोलॉजी है, ये हम नहीं जानते हैं। उसका राष्ट्रीयकरण करेंगे। एक सरकार आती है तो बिजली का राष्ट्रीयकरण करती है, दूसरी सरकार आती है तो उसका निजीकरण करती है। तो इस तरह निजीकरण राष्ट्रीयकरण में देश चलता रहता है, समय गुजरता रहता है, पुश्ते दर पुश्ते चली जाती हैं। दलितों के पास खाने को कुछ नहीं है, रहने को मकान नहीं है, कपड़े नहीं है, उनको जरूरत भी नहीं है। उसके बदले जो है बड़े बड़े सेठों या बड़े बड़े लोगों के पास जो धूर्त टाइप हैं, उनके पास बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो असमानता है ये भी एक टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। इस टेक्नोलॉजी से अगर हम चलेंगे असमानता की टेक्नोलॉजी से तो देश में कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। समता, समानता और बंधुत्व की बात जो बुद्ध ने कहा था वो समाप्त है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमें समता नहीं चाहिए, हमें जातियां चाहिए। जो पैदाइशी बुद्धिमान हो, पैदाइशी बलवान हो, पैदाइशी कर्मठ हो, पैदाइशी सेवा करने वाली हो, हमें वो टेक्नोलॉजी चाहिए। तो हमें तो इसमें भाग लेने का टैरिफ के बारे में कोई चिंता की बात ही नहीं है। और अनावश्यक जो है बहुत सारे हमारे पत्रकार महोदय, बहुत सम्मानीय पत्रकार महोदय इस पर दुनिया भर के वीडियो दे रहे हैं या कह रहे हैं या बता रहे हैं, पर मैं समझता हूं कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी टेक्नोलॉजी जो है जिससे हम चल रहे हैं, असमानता, बंधुत्व हमें नहीं चाहिए और समता भी नहीं चाहिए हमें। तो इस तरह से देश की टेक्नोलॉजी बहुत पहले से चल रही है। और क्या बताया जाए आपको, आप खुद जानते हैं, भुक्त भोगी हैं, आंखों से देख रहे हैं, परंतु अज्ञानता इतनी ज्यादा है, इतना गहरा धुंध है, इतना गहरा अंधकार है कि उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। और सरकारें उसकी पोषक है। एक नेहरू का जमाना था जब हम लोग बचपन में थे, नेहरू चिल्लाया करते थे, हमें इंजीनियर्स चाहिए, हमें डॉक्टर्स चाहिए, हमें वैज्ञानिक चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। और तमाम उन्होंने चीजें बनाई। यहाँ कपड़े नहीं बनते थे, यहाँ कुछ भी नहीं बनता था। यहाँ ढोंग पाखंड आडंबर की फैक्ट्री थी, उससे रोज एक प्रोडक्ट आ जाता था। यहाँ मंदिर की टेक्नोलॉजी थी, उससे भी रोज एक भगवान पैदा हो जाते थे। और इस तरह की तमाम चीजें थी, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। तो नेहरू जो है वो उन्होंने बहुत कुछ किया, इस देश को दिया।
और हम इस देश को अपना देश मानते ही नहीं। एक बखूबी ये है कि हम इस देश को अपना देश मानते ही नहीं। हमें देश की उन्नति से कुछ लेना देना नहीं है। हमें देश के नाम से हमें झूठ बोलना है, हमें मक्कारी करनी है, हमें तमाम तरह के झूठ बोल करके और अपनी महत्ता को बनाए रखना है। ऐसी स्थिति में टैरिफ क्या कर लेगा हमारा? टैरिफ कुछ नहीं करेगा। आज एक बात हो गई और कई सेनाएं खड़ी हो जाती हैं, करणी सेना, यादव सेना, अशोक सेना, तमाम सेनाएं खड़ी हो जाती हैं उस बात पर। उनके पास कोई काम नहीं है, ये स्पष्ट है, परिलक्षित है सामने आपके। उनके पास कोई काम नहीं है। यही काम है कि साधु सन्यासियों को संवैधानिक पद पर बैठा दो, साधु सन्यासियों से को कहो कि ये मस्जिद तोड़ो, ये करो, यहाँ नारे लगाओ, वहां नारे लगाओ, ये करो, व्यभिचार करो, फला करो, ठेका करो, तमाम चीजें जो हैं वो है। तो क्या दिक्कत है? हमें भी उसी में मौज लेना चाहिए, हमें भी उसी में चलना चाहिए। इस देश को बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं, अपने आप बर्बाद हो जाएगा। जिस तरह की हमारी मेंटेलिटी है, जिस तरह का हमारा उद्देश्य है, जिस तरह की हमारी सोच है, उससे ये देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो रहा है। और शिक्षा से कुछ लेना देना है। शिक्षा का खेती में क्या आवश्यकता है? गाय भैंस पाल करके दूध के उद्योग में क्या, सब्जी में क्या टेक्नोलॉजी की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी हमारे पास है ही है। तो हमें किसी फैक्ट्री की जरूरत नहीं है, हमें कोई निर्यात की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ जितना है उतने से काम चल रहा है, काम चलता रहेगा, और यही इस देश की नियति है। तो नेहरू को इसीलिए दोष दिया जाता है कि नेहरू ने गलत किया सब। उसे तो तमाम मंदिरों का काम करना चाहिए, उसे तमाम जो है मस्जिदें ढहानी चाहिए, उसे तमाम जो है इस तरह के व्यक्तिक्रम करने चाहिए, वक्फ बोर्ड उनको भंग करना चाहिए। तमाम जो चीजें हैं वो जो आज हो रही हैं वो नेहरू को करना चाहिए था, ताकि देश जो है फिर पीछे की तरफ जाए। हमें खुले चैलेंज दिया जाता है कि हम जो है वो त्रेता युग में पहुंच गए हैं। ऐसी स्थिति है, तो टैरिफ से घबराने की जरूरत नहीं है। जो होगा सो देखा जाएगा। कुछ दलितों पर डाल देंगे, कुछ पिछड़ों पर डाल देंगे, कुछ अपने आप हो जाएगा, कुछ साधु सन्यासी हमारा काम कर देंगे, कुछ मंदिरों से भगवान काम कर देंगे, सही हो जाएगा। वीडियो को खूब ध्यान से पढ़िएगा। और इसमें जनता भी दोषी है, जनता भी मंदिरों में भीड़ लगाती है, जनता भी तीज त्योहारों पर भीड़ लगाती है, जनता भी झूठी बातों पर जो है गलत बातों पर गलत सहयोग करती है और खुद भुगतती है, भुगतेगी और भुगता। इसमें दलित और पिछड़ों को तो ज्यादा ही भुगतना है, जो सक्षम नहीं है तो उनको भुगतना ही भुगतना है। और वो सबसे ज्यादा ग्राहक हैं इस चीज के, ढोंग पाखंड आडंबर के सबसे बड़े वाहक हैं, सबसे बड़े जो है वो उसके व्यापारी हैं। वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, और समझ में आए तो हमें भी बताइएगा क्या गलत है क्या सही है, और स्वयं भी उसका अपने जीवन में पालन करें। अन्यथा ये सरकारें, ये देश, इस देश के कर्णधार इस देश को ही ले डूबेंगे तो आप क्या चीज है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय नेहरू और जय गांधी।